कि वो बैकफुट पे आके माफ़ी मांग लेते और इस एपिसोड को वहीं पे क्लोज कर दिया जाता। जंगलात की ज़मीन से बिना अनुमति के सड़क काटी गई है, सरकारी ज़मीन है। पहाड़ और मैदान की बात करेंगे तो इससे केवल सद्भाव खराब होगा, सहिष्णुता खराब होगी, सौहार्द खराब होगा और कोई इस पे बेनिफिट होने वाला नहीं है। उत्तराखंडियत के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। 59.8% यहाँ पर नॉन पहाड़ी। उत्तराखंड को हम लोग आने वाले समय में एक अलग आग में झोंकेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल जी की टिप्पणी का ही विरोध था तो उसको फिर बिरादरी के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। इन दिनों उत्तराखंड की राजनीति में जो है हलचल काफ़ी तेज़ नज़र आ रही है। लगा था कि जब पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे तो ये जो हलचल है वो कम हो जाएगी, किंतु अब जो है स्थिति कुछ और ही नज़र आ रही है। ये शोर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिर से जो है पहाड़ और मैदान की बातें सुनने को मिल रही हैं। कई सारी चीज़ें जो है इस वक्त हमारे सामने हैं और इन सारे विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल जी जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करती हूँ संवाद 365 में। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे? लगा था कि विवाद जो है वो कम हो जाएगा, किंतु ये विवाद जो है कहीं भी जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हर एक राजनीतिक पार्टी का एक मकसद होता है कि वोट बैंक को पोलराइज किया जाए, ध्रुवीकृत किया जाए अपने पक्ष में। जैसे जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियों का ये देख लीजिए कि भाजपा है। भाजपा की कोशिश रहती है कि पूरा देश है और पूरे देश में अगर ध्रुवीकरण करना है आसानी से तो ज़्यादा बेहतर है कि अल्पसंख्यकों का खौफ दिखा करके बहुसंख्यकों पे राज किया जाए। तो उन्होंने देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। वहीं जो कांग्रेस है वो वोट बैंक आधारित पार्टी है। जैसे भाजपा काडर आधारित पार्टी है तो कांग्रेस वोट बैंक आधारित पार्टी है। तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो जातिवाद पर ज़्यादा डिपेंड करता है। कोई दलित उनका वोट बैंक है, अल्पसंख्यक उनका वोट बैंक है, पिछड़ा उनका वोट बैंक है और उसी को लेकर के कांग्रेस लंबे समय से राजनीति करती आई है। समय के साथ भले ही अलग अलग जो जातिगत समूह हैं उनके अलग अलग छत्र और राजनीतिक दल उदय हो गए। जैसे कि बसपा है वो दलित वोट बैंकों पे निर्भर करती है। इसी तरीके से मुस्लिम वोट बैंक अलग उनके छत्र पर अलग डेवलप हो गए। तो कांग्रेस वोट बैंक आधारित होने की पार्टी के कारण, जातिगत वोट बैंक आधारित होने के कारण जो है आज की डेट में थोड़ा सा पीछे है, बैकफुट पे है, क्योंकि नए नए सामंत उनकी जागीर में तैयार हो गए। उसी तरीके से उत्तराखंड में भी आप देखिए तो यहाँ पर क्षेत्रीय दलों का अपना एक वोट बैंक बनाने की रहती है कोशिश। और क्षेत्रीय दल भी आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में दो तरीके के क्षेत्रीय दल हैं। तो कुछ लोग इसको पहाड़ मैदान का जो लोग रंग दे रहे हैं वो कोशिश भरसक यही है कि जो पहाड़ी वोट बैंक है उसको समेटा जाए। तो उसी के चलते जो आप कह रही हैं कि भाई जो विवाद कम हो जाना चाहिए था, पटाक्षेप हो जाना चाहिए था प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल से, तो वो इसीलिए कम नहीं हुआ कि वो एक तरीके से पहाड़ और मैदान की जो राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए ये एक जीत है कि भरसक पहाड़ मैदान करके अगर सरकार भाजपा प्रेशर में आई है कि पहाड़ी वोट बैंक नाराज़ न हो जाए और इसके कारण प्रेमचंद अग्रवाल जी को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा है। तो एक तरीके से भाजपा आज की डेट में बैकफुट पे है, क्षेत्रीय दल इस पे फ्रंट फुट पे हैं और उनको लगता है कि ये जो तरीका है ये कारगर रहा है और उसी को लेकर के वो आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से आप आए दिन देख रहे हैं कि अब मैदानी मूल और मैदानी क्षेत्र के जो भी चाहे बिजनेसेस हों, चाहे समुदाय के दूसरे लोग हों, व्यापार करने वाले लोग हों, उनको अब निशाना बनाया जा रहा है। तो उनको लगता है कि इससे पहाड़ का जो वोट बैंक है वो पोलराइज होगा, ध्रुवीकृत होगा क्षेत्रीय दलों की तरफ। वहीं दूसरी ओर जो मैदानी सभाएं हैं, मैदानी संगठन हैं, मैदानी उसके नाम से उनको भी राजनीति करने का मौका मिल गया है। तो वो लोग भी मैदानी सभा के नाम से अब दूसरी तरीके से अब जो है आगे आने लगे हैं, मैदानी पार्टी के नाम से आगे आने लगे हैं। तो लेकिन ओवर एंड ऑल अगर देखा जाए, अगर राजनीति को हटा दिया जाए
चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे जातिवाद हो, या चाहे पहाड़ मैदान की राजनीति हो, भीतरी और बाहरी राजनीति हो, तो उत्तराखंडियत के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। और पहाड़ की जनता को हो या मैदान की जनता को, इनको आगे आना चाहिए और इस बात पे बात कहनी चाहिए कि आप किसी भी मुद्दे को कुछ गलत काम करें और तब आप बोलें कि देखो जी पहाड़ के लोगों को पीटा जा रहा है। आप मैदान के लोग कुछ गलत काम करते हुए पकड़े जाएं, उन पे कार्रवाई हो तो ये बोला जाए कि साहब देखो मैदानी लोगों के खिलाफ ज़्यादती हो रही है। जैसे अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो आप शब्द कहे, अगर वो विधानसभा सत्र के दौरान ही माफ़ी मांग लेते, या जो तमाम जो लोग वहाँ पर थे अगर वही उसका विरोध कर लेते, जो विधायक थे या विधानसभा अध्यक्ष थी, तो मुझे लगता है कि वो बैकफुट पे आके माफ़ी मांग लेते और इस एपिसोड को वहीं पे क्लोज कर दिया जाता। लेकिन लंबे समय तक ना तो इस स्थिति को संभाला गया किसी के भी द्वारा, न सरकार के द्वारा, न संगठन के द्वारा, न विधानसभा पीठ के द्वारा। तो ये तूल पकड़ता गया और ये धीरे धीरे पहाड़ मैदान की लड़ाई में बदलता चला गया। बिल्कुल, जो है कई वर्ष बीतने के बाद जो है फिर से वही पहाड़ मैदान की लड़ाई, जिस लड़ाई की वजह से जो है ये राज्य बना था, वो पुनः देखने को मिलती है। अब इसी बीच जो है एक नया मामला मैं कल देख पा रही थी कि आपने जो है एक नया मामला जो है वो उठाया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल के पुत्र और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनके बेटे द्वारा जो रिजॉर्ट बनाया गया और सड़क जो है सरकारी भूमि पर निकाली जा रही है, क्या ये पूरा मामला है? थोड़ा विस्तार से अगर आप बता पाएं। जी, ये जहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल जी का रिजॉर्ट बन रहा है यमकेश्वर ब्लॉक में, वो जो ज़मीन है वो जंगलात की ज़मीन है। जंगल झाड़ी के वर्ग में वो वर्ग 4 में वो ज़मीन है और वो जंगलात की ज़मीन है। और जंगलात की ज़मीन से बिना अनुमति के सड़क काटी गई है, सरकारी ज़मीन है। और उसकी रिपोर्ट जो वहाँ के उप निरीक्षक हैं, पटवारी हैं, उन्होंने एसडीएम को दी है नवंबर में। और उसमें ये लिखा है कि बाकायदा ये जो ज़मीन के जो पार्टनर हैं पीयूष अग्रवाल और जो महेंद्र भट्ट के बेटे हैं, जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं, उनकी ये जो ज़मीन है वो लोग जेसीबी का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे और सरकारी ज़मीन से अवैध रूप से सड़क ले जा रहे हैं। तो आपने देखा भी होगा कि ये जो जुगलबंदी है, इसी जुगलबंदी का जो फ्लैशबैक में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जब प्रेमचंद अग्रवाल जी ने उत्तराखंड के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था, तो उनके बचाव में महेंद्र भट्ट जी आगे आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई जो भी इस तरीके की बयानबाजी करेगा उसके खिलाफ हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो तब तक तो किसी को मालूम नहीं था कि ये क्यों कह रहे हैं ऐसे। उन्हें लगा हुआ कि भाई हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कह रहे हों, या भाजपा के मिनिस्टर हैं और भाजपा की सरकार है और भाजपा के संगठन के अध्यक्ष हैं, शायद इसलिए बोल रहे हूँ। लेकिन बहुत जल्दी ही इसका खुलासा हो गया और ये पता चला कि भाई उनकी तो आपस में बिजनेस पार्टनरशिप है, वो होटल बना रहे हैं मिल करके। तो बिजनेस पार्टनरशिप होना और उसको सरकार के लिहाज से सत्ता के दबाव में इस तरीके से जो प्रेमचंद अग्रवाल जी के बयान के खिलाफ जो गुस्सा है उसको दबाने की कोशिश करना, ये अपने आप में पद का दुरुपयोग भी है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं कि ये लोग गलत काम करें पर्दे के पीछे और जब जनता इनका विरोध करे तो फिर उसको जो है कानूनी रूप से और सत्ता के दबाव में जो है ये लोग दबाने की और दमन करने की कोशिश करें। तो ये एक खुलासा हुआ है। तो हमने इस पर आवाज़ उठाई थी, हमने कहा भाई कि ये जो जंगलात की ज़मीन है इस पर जंगलात विभाग को भी कार्रवाई करनी चाहिए। उप निरीक्षक ने जो जाँच आख्या दी थी उसमें उन्होंने एसडीएम यमकेश्वर जो थे उनको भी निवेदन किया था कि इस पर जो लक्ष्मण झूला थाने के अंतर्गत ये आता है उसको भी कार्रवाई के लिए कहा जाए और जो लोग वहाँ पर सड़क बनाने में शामिल थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो अभी तक हमारे संज्ञान में ना तो लक्ष्मण झूला पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई हुई है, ना ही उन अवैध रूप से सड़क बनाने वाले लोगों के खिलाफ सरकार के लेवल पे, एसडीएम के लेवल पे कोई कार्रवाई हुई है। और क्योंकि वो ज़मीन जंगल झाड़ी की ज़मीन है तो जंगलात विभाग को भी इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना ही जंगलात विभाग की कोई कार्रवाई अभी तक संज्ञान में आई है। तो इसीलिए कल हमने ये मुद्दा उठाया था और हमने इसके लिए मुख्य सचिव उत्तराखंड और पीसीसी प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड को भी हमने पत्र लिखे हैं और उसमें हमने तमाम दस्तावेज उसमें संलग्न किए हैं जो ये बताता है कि भाई ये जंगलात विभाग की ज़मीन है और
जो उपनिरीक्षक की जांच आख्या है वो हमने उसमें शामिल किया और हमने उनसे मांग की है कि इस तरीके से अगर कोई भी आदमी फॉरेस्ट लैंड में एनक्रोच करता है तो उसको आप गिरफ्तार कर लेते हो, तुरंत मुकदमा दर्ज करते हो। लेकिन ये नवंबर 2024 से लेकर के जांच रिपोर्ट पेश हो चुकी है और तब से लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जिन्होंने ये कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और जिन्होंने अवैध रूप से वहाँ पर सड़क बनाने का काम किया है उस पर कार्रवाई की जाए। जो जेसीबी वहाँ पर खुदाई के समय पर कार्यरत थी उस जेसीबी को भी सीज किया जाए और उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। सर, एक और सवाल ये है कि पहाड़ मैदान की जो लड़ाई है, आज से जो है हमने देखा था कि 25 साल पहले जिस तरीके से जो है कई लोगों को इस लड़ाई में अपनी शहादतें देनी पड़ी थी। आज जो है ये पहाड़ और मैदान की जो राजनीति है, ये उत्तराखंड का भविष्य कहाँ पर आप देख पा रहे हैं और कहाँ लेकर जाने वाली? देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ना किसी के लिए भी मेरे ख्याल से सुखद नहीं रहेगा। जो चीज़ें भविष्य के गर्त, भूतकाल के गर्त में डूब खो चुकी हैं उनको उखाड़ना मुझे नहीं लगता कि समय आगे बढ़ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, समय समाज सब कुछ आगे बढ़ रहा है, हमारा देश प्रगति कर रहा है, तो हमें भी प्रगति के रास्ते पर आगे चलना चाहिए। आज की डेट में ग्लोबल विलेज का ज़माना है, वर्ल्ड वाइड दुनिया सिकुड़ करके बहुत छोटी हो चुकी है। हम लोग सुबह नाश्ता करके, लंच कहीं करके, डिनर किसी भी और देश में कर सकते हैं। ये एक छोटी सी दुनिया है। ऐसे में केवल पहाड़ मैदान तक सिमट के रहना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सुखद है। ये एक बात है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो वंचित समुदाय है उनको हम बिना किसी तैयारी के ये भी ना कहें कि आप मेन स्ट्रीम में आइए, आप मुख्य धारा के साथ आप दौड़िए। उनको भी संरक्षण किए जाने की ज़रूरत है। जैसे आप देख सकते हैं कि विभिन्न वर्ग जो विकास की दौड़ में छूट गए हैं, समुदाय छूट गए हैं, उनको हम लोग विभिन्न तरीके से आरक्षण देने की कोशिश करते हैं। ओबीसी का आरक्षण है, एससी का आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण है, क्योंकि वो लोग, ताकि वो लोग मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में शामिल हो पाएँ, उनको कुछ रोज़गार के अवसर मिले, उनको कुछ बेहतर सुविधाएँ मिले, कुछ बेहतर सरकारी योजनाएं मिले, उनको लोन और ज़्यादा सब्सिडी पे मिले। कई तरीके से हम लोग उनके लिए योजनाएं लाते हैं। इसी तरीके से पहाड़ के जो जिले विकास की मुख्य धारा से पिछड़ गए, इसीलिए तो अलग राज्य उत्तराखंड की मांग हुई थी कि जो जिले पहाड़ के मुख्य धारा से पिछड़ गए थे उनके लिए राज्य बनने से पहले हिल कार्डर लागू किया गया था, और राज्य बन गया तो फिर ये पूरा एक पर्वतीय राज्य की तरह ही बना। तो उसमें क्या हुआ कि जब 25 साल पहले जब ये राज्य बना तो उसमें पहाड़ी लोग कह लो या मैदानी लोग कह लो, दोनों की अपने अलग अलग समस्याएं थी। पहाड़ के जो लोग थे वो हरिद्वार और उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में नहीं चाहते थे, तो वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लोग भी अपने आप को उत्तराखंड में शामिल नहीं करना चाहते थे। तो हरिद्वार के लोग भी उत्तराखंड में शामिल होने के विरोधी थे। इवन आपकी जो तत्कालीन सांसद थे, हरपाल साथी थे या क्या थे, मेरे को नाम ध्यान नहीं है, लेकिन जो तत्कालीन सांसद थे, पहले सांसद, वो इसी बात पे चुनाव जीत गए थे कि उन्होंने ये वादा किया था कि हम एक आंदोलन चलाएंगे और हरिद्वार को उत्तराखंड से अलग करेंगे। तो आज से 25 साल पहले की तस्वीर वो थी कि उत्तराखंड के बाकी जिलों के लोग चाहते थे कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल ना किया जाए, और हरिद्वार के लोग भी चाहते थे कि हमको उत्तराखंड में शामिल ना किया जाए। लेकिन फिर भी सियासत ने मिला दिया। तो जब मिला दिया तो बहुत सारी चीज़ें अभी तक भी सॉल्व नहीं हो पाई। जैसे कि आज भी हरिद्वार के जो आने वाले जो निकाय चुनाव हैं वो भाई पंचायत चुनाव हैं। पंचायत चुनाव हरिद्वार में अलग होते हैं और बाकी शेष उत्तराखंड में अलग होते हैं। तो जब हम आज तक उनको, चाहे चुनाव कितने भी पीछे चले जाएं, निकाय चुनाव आपने देखा कितने पीछे चले गए, पंचायत चुनाव भी कितने आगे पीछे हो जाते हैं, प्रशासक बैठा दिए जाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी आज 25 साल तक में भी हम लोग ये व्यवस्था नहीं बना पाए कि एक राज्य के चुनाव, निकाय चुनाव एक साथ हो सकें। तो ये तो हमारे सामंजस्य का अभी अस्तर है। ऐसे उसमें अगर हम बात करते हैं कि भाई पहाड़ की, मैदान की, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की एक बार जो भौगोलिक सीमाएं डिसाइड हो गई हैं राज्य की, हमें इन सीमाओं को आत्मसात करना चाहिए। चाहे वो मैदानी लोग हों या पहाड़ी लोग हैं, उन सबको उत्तराखंडियत की भावना के साथ एकजुट होना चाहिए। क्योंकि 25 साल में डेमोग्राफी इतनी चेंज हो चुकी है कि आप आज पहाड़ और मैदान की बात करेंगे तो इससे केवल सद्भाव खराब होगा, सहिष्णुता खराब होगी, सौहार्द खराब होगा, और कोई इस पर बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर आप केवल देहरादून नगर निगम की बात करें
तो देहरादून नगर निगम में आज 59.8% नॉन पहाड़ी लोग हैं। ये आंकड़े बीजेपी के आंकड़े हैं जो विधानसभावार हर झुग्गी झोपड़ी हर जगह से पूरे 100 वार्डों में कलेक्ट किए गए आंकड़े हैं कि 59.8% यहाँ पर नॉन पहाड़ी। और ऐसे में अगर हम पहाड़ के कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग बिल्कुल इसे अलग पहाड़ी राज्य बना देंगे, तो मुझे लगता है कि ये केवल उनका जो बाकी बिखरता हुआ वोट बैंक है, उनकी जो प्रासंगिकता खत्म हो रही है क्षेत्रीय दलों की या पर्वतीय राजनीति करने वाले दलों की, मुझे लगता है कि केवल वो एक बचाने की भरसक कोशिश है। अभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे किस्से हुए कि जिसमें कोई व्यक्ति अगर अपने आप को गलत काम भी कर रहा है, गलत पुलिस ने पकड़ दिया, कुछ और कार्रवाई हो गई, तो अपने को बोल रहा है कि साहब हम पहाड़ी लोग हैं, मैदानी लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं। तो अपने को बचाने के लिए अगर आप पहाड़ मैदान की उकसावा करेंगे, अपनी राजनीतिक जीतने के लिए कुछ करने के लिए आप पहाड़ मैदान का उकसावा करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा स्वस्थ रणनीति है। इसके कारण उत्तराखंड को हम लोग आने वाले समय में एक अलग आग में झोंकेंगे। इससे खुशहाली खराब होगी, इससे आपसी सौहार्द खराब होगा। इसके बजाय अगर हम लोग सब मिल करके मुख्य धारा में विकास के आगे आएँ, पुलिस है, कानून है, सरकारें हैं, सारी सरकारें आप लगा दीजिए, कोई भी मुख्यमंत्री आज तक पहाड़ की मुख्यमंत्री रहे हैं जी, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पहाड़ मैदान जैसी चीज़ों को ज़्यादा देखना चाहिए कि भाई हम लोग ये नहीं है, बल्कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पर्वतीय ज़िले जो विकास की मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं, उनको हम किस तरीके से वहाँ के लिए योजनाएं लाएं, किस तरीके से वहाँ कर पलायन रोकें, किस तरीके से वहाँ पे रोज़गार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के ज़्यादा सुविधाएं और ज़्यादा अवसर वहाँ पर हम लोग दे सकें। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के एक छोटे से राज्य, 13 जिलों का तो ये राज्य है, जिसमें 2-3 ज़िले जो बागेश्वर है, चंपावत है, रुद्रप्रयाग है, ये छोटे छोटे ज़िले हैं, बाद में बने। तो जहाँ हम आज तक भी जिला मुख्यालयों तक की स्थापना ठीक से नहीं कर पाए हैं, वहाँ पे प्रशासनिक मशीनरियाँ तक ठीक से नहीं बिठा पाए, उनको ठीक करने के बजाय अगर हम सिर्फ पहाड़ मैदान की लड़ाई लड़ेंगे तो आने वाले समय में ये चीज़ें और ख़राब होंगी। आने वाले समय में परिसीमन होगा, पहाड़ में पलायन लगातार जारी है, उसको रोकने के लिए कोई बात नहीं हो रही है। तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में और ज़्यादा ये टकराहट बढ़ेगी और ये ना तो किसी व्यक्ति के लिए सुखदायक होगा, न किसी राजनीतिक पार्टी के लिए शुभ होगा और न समाज के लिए ये शुभ होगा। सर, जब प्रेमचंद अग्रवाल ने जो है उन्होंने जब अपने पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद से जो है अगले दिन ही उत्तराखंड जो है, हमने देहरादून में जो है बंद का आह्वान देखा था और डोईवाला जो है वो क्षेत्र उनके समर्थकों द्वारा जो है वहाँ पर बाज़ार बंद किया गया था। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, ये उतना ही गलत है जितना पर्वतीय लोगों का मैदानी क्षेत्र के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बोलना जितना गलत है, उतना ही जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं या जैसे अग्रवाल बिरादरी के जो लोग थे, उनका बिना प्रेमचंद अग्रवाल जी के गलत सही के चीज़ को देखते हुए उनके साथ खड़ा होना, वो भी उतना ही गलत है। आप ये लगा लीजिए कि जिस तरीके से उनके इस्तीफे के दौरान उनके समर्थकों ने बोला कि भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ ये गलत हुआ है जी, तो और ये पहाड़ मैदान हो रहा है और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये टिप्पणी भी गलत है और उनको भी ये देखना चाहिए था कि भाई यहाँ पर विरोध केवल प्रेमचंद अग्रवाल जी की गलत टिप्पणी का हुआ था। अगर प्रेमचंद अग्रवाल जी की टिप्पणी का ही विरोध था तो उसको फिर बिरादरी के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि तमाम लोगों ने जो विरोध किया वो प्रेमचंद अग्रवाल जी के तक ही सीमित नहीं था, वो रितु खंडूड़ी जी के इस्तीफे की भी मांग की गई थी, उसमें महेंद्र भट्ट जी के भी इस्तीफे की मांग की गई, उसमें सुबोध उनियाल जी के भी इस्तीफे की मांग की गई और इवन ऑफ की वो गणेश जोशी जी को भी मंत्रिमंडल से हटाए जाने की बात हो गई थी। तो अगर वो केवल पहाड़ और मैदान का मुद्दा होता तो जो प्रेमचंद अग्रवाल जी की टिप्पणी से गुस्साए लोग हैं वो अपनी टिप्पणी केवल प्रेमचंद अग्रवाल तक सीमित रखते, लेकिन वो रितु खंडूड़ी से भी उतना ही गुस्सा थे और महेंद्र भट्ट जी से भी उतना ही गुस्सा थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, जिन्होंने उनका बचाव किया। तो ये कहीं से भी पहाड़ मैदान नहीं है। दूसरी ओर उसमें एक टिप्पणी ये थी कि भाई हम लोग 100 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और आज ऐसा हो रहा है, तो उनको भी ये देखना चाहिए कि भाई जब 100 सालों से रह रहे हैं तो आज तक तो कभी नहीं हुआ जी। तो जब 100 सालों से आज तक नहीं हुआ तो आज क्यों हो रहा है, उनको भी ये देखना चाहिए और इसको एनालिसिस करना चाहिए। अगर आज प्रेमचंद अग्रवाल जी के खिलाफ कोई गुस्सा है
तो वो पूरी बनिया बिरादरी, पूरी अग्रवाल बिरादरी के खिलाफ नहीं है, वो प्रेमचंद अग्रवाल जी के खिलाफ है। और उनको भी ये बात को समझना चाहिए और गलत सही का मूल्यांकन खुद से करना चाहिए अपने विवेक से। अगर पहाड़ मैदान की बात होती तो ये भी साफ हो जाना चाहिए कि भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी 4 बार विधायक बने हैं, लेकिन कभी भी ना तो चुनाव से पहले, न चुनाव के दौरान, न चुनाव के बाद कभी भी ऐसी बात आई पहाड़ मैदान की। तो जब 4 बार विधायक के दौरान कभी बात नहीं आई, 100 साल से लोग रह रहे हैं तब बात नहीं आई, तो इस बात को समझा जाना चाहिए और इस बात को संवेदनशीलता से देखा जाना चाहिए कि भाई ये विरोध केवल प्रेमचंद अग्रवाल जी का विरोध नहीं था, महेंद्र भट्ट जी का विरोध था, ये सुबोध उनियाल जी का विरोध था, ये रितु खंडूड़ी जी के खिलाफ भी विरोध था। तो उसको भी अपने एनालिसिस में उनको लाना चाहिए। तो इस पे साफ हो जाता है कि पहाड़ मैदान की राजनीति करने से और समाज में इस तरीके का जहर घोलने से सभी लोगों को बचना चाहिए, चाहे वो पहाड़ के हों चाहे मैदान के हों। ये हो सकता है कि पहाड़ का पूरा समुदाय विकास की दौड़ में पिछड़ा है, मैदानों में जिस तरीके से सुविधाएं हैं, सुविधाओं के लिए जितनी पहुंच है, आसान पहुंच है, उतने पहाड़ में नहीं है। चाहे कनेक्टिविटी है, चाहे बिजली है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे शिक्षा है, चाहे संपर्क सड़क मार्ग हैं, चाहे ज़िंदगी जीने के कोई और नए संसाधन और साधन हैं। तो पहाड़ अगर इस लिहाज से पिछड़ा है विकास की मुख्य धारा में, तो अगर उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है, कुछ स्पेशल उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ विशेष योजनाएं, विशेष सब्सिडी दी जाती है, तो उसको भी देखा जाना चाहिए। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन उद्योग धंधों के लिए काफ़ी महंगा पड़ जाता है, वो मैदानी जिलों में काफ़ी आसान है उस तरीके से। तो अगर वहाँ की पर्वतीय औद्योगिक नीतियों के लिए अगर हम लोग अलग से पर्वतीय औद्योगिक नीति लाते हैं या पर्वतीय कोई नई कृषि नीति अलग से लाते हैं कि भाई वहाँ पे छोटे छोटे खेत होते हैं, तो उसको इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए पहाड़ मैदान के नज़रिए से। ये देखा जाना चाहिए कि जिस तरीके से हम लोग विभिन्न जाति समुदायों को जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए उनको आरक्षण के द्वारा विकास की मुख्य धारा में लाते हैं, उसी तरीके से हम विकास की कुछ विशेष योजनाएँ दे करके, विशेष सब्सिडी दे करके हम लोग ये चाहते हैं कि पहाड़ के जितने ज़िले हैं, पहाड़ के जो लोग हैं, समाज है, वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़े। तो उसको हमें ना तो हमारे मैदानी समाज को ऐसे देख के कुछ बोलना चाहिए कि सब कुछ पहाड़ में ही हो रहा है, और ना मैदानी समाज के लोगों को जैसे जो हरभजन सिंह चीमा जी जैसे स्टेटमेंट देने चाहिए कि साहब तराई पे जो है पहाड़ के लोग बोझ बन गए। तो अगर आप ये बोलोगे कि भाई तराई पे पहाड़ के लोग बोझ बन गए, तो फिर पहाड़ के लोग भी बोलेंगे कि भैया आप आए कहाँ से हो पहले, और कब आए आप, और क्यों आए, आपको ला करके यहाँ तराई में बसाया गया, और आज आपने हमारा एक तरीके से हिस्सा लिया और अब आप खुद बोल रहे हो कि हम ही बोझ बन रहे हैं पहाड़ के लोग। तो अगर आप गलत तथ्य दोगे तो फिर उसकी कहीं ना कहीं प्रतिध्वनि उसकी कहीं ना कहीं होगी, उसका कहीं ना कहीं प्रत्युत्तर भी होगा जो कटु होगा। तो हम ऐसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करें जैसा व्यवहार हम खुद के साथ चाहते हैं। और मेरा कहना है कि अदूरदर्शी लोग, समझ के कम लोग सभी समुदाय, सभी वर्गों में हो सकते हैं, चाहे मैदानी हो, पर्वतीय हों। ऐसे में हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, जो ओपिनियन मेकर लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और सामंजस्य बनाने का काम करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो है उत्तराखंड में इस वक्त पहाड़ और मैदान की जो राजनीति है, इसके इतर जो है कई ऐसे विषय हैं जिस पर बातचीत होनी चाहिए, जिस पर चर्चाएँ होनी चाहिए। और आज हमारे साथ जो है शिव प्रसाद सेमवाल जी ने जो है अपना समय दिया और इन सारे विषयों को जो है हमारे सामने रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपका जो मैं कहूँगी कंसर्न है, जो चिंतन है, उत्तराखंड के लोगों तक जो है इस इंटरव्यू के माध्यम से ज़रूर पहुँचेगा। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।